2 समाज में सत्ता, वर्चस्व तथा प्रतिरोध की अवधारणा, प्रकार, कारकों तथा प्रभावों की समझ विकसित करें। सत्ता को हम प्रायः शक्ति के अपरूप के रूप में मानते हैं, परंतु यह शक्ति का विवर्त है। शक्ति को जब केंद्रीय बृहत रूप से कानूनी तौर पर अधिकार के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे सत्ता का रूप मान लेना उचित होता है। कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को देखें तो पेटरसन साहब ने कहा है कि आदेश देने व उसके पालन की आज्ञा का अधिकार सत्ता कहा जाता है। आज्ञा का अधिकार सत्ता कहा जाता है। पेटरसन ने कहा है, आदेश देने व उसके पालन की आज्ञा का अधिकार सत्ता कहा जाता है। एलन के द्वारा कहा गया है कि प्रायोजित कार्यों के क्रियान्वयन को संभव बनाने हेतु सौंपी गई शक्तियाँ एवं अधिकार सत्ता कहलाते हैं। डेनिस के अनुसार कहा गया है कि सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने का अधिकार है। सत्ता के प्रकार निम्नलिखित हैं। लोकतंत्र। पहला, लोकतंत्र वैसी सरकार है जिसे जनता चुनती है। यह दो प्रकार की होती है। पहला, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे राष्ट्राध्यक्ष या सरकार का चयन करती है, तथा दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है तथा प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं व राष्ट्राध्यक्ष चुनते हैं। दूसरा है गणराज्य, वैसी व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है तथा प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं व राष्ट्राध्यक्ष चुनते हैं। यह वस्तुतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकतंत्र ही है। वास्तविक राजतंत्र वैसी व्यवस्था जिसमें राजा या रानी शासन करते हैं, जिसे शासक कहा जाता है। सभी शक्तियाँ शासक में ही निहित होती है। चौथा है सीमित राजतंत्र, ऐसी व्यवस्था जिसमें राजा या रानी का शासन प्रतीक के रूप में होता है, जबकि वास्तविक शक्ति जनता द्वारा चुने गए सरकार में निहित होती है। व्यवस्था राजतंत्र एवं गणतंत्र के मिश्रण के रूप में विकसित हुई, परंतु वर्तमान में गणतंत्र प्रधान बन गई। अभिजात्य तंत्र, इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ सुविधा संपन्न, शिक्षा प्राप्त व तथा कथित अभिजात्य वर्ग के लोगों द्वारा शासक या सरकार का चयन किया जाता है। सैनिक शासन या सैनिक तानाशाही, इस व्यवस्था में सत्ता का अधिग्रहण होना व सेना प्रमुख द्वारा कर लिया जाता है, जिसके कारण राज्य की शक्ति सेना के कब्जे में होती है। चौथा तानाशाही, सातवां तानाशाही, इस व्यवस्था में सत्ता पर किसी एक व्यक्ति या एक समूह का कब्जा हो जाता है, जिसके द्वारा शासन किया जाता है। लोकतांत्रिक गणराज्य, सामान्यतः साम्यवादी देशों ने अपनी शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक गणराज्य का नाम दिया है, परंतु वास्तव में यह लोकतंत्र व गणराज्य से भिन्न एक दल का शासन होता है। अराजकता, यह कोई व्यवस्था नहीं है बल्कि व्यवस्थाहीनता की स्थिति है। कानून व न्याय का नितांत अभाव है। सत्ता व सरकार की घोर असफलता से उत्पन्न स्थिति है अराजकता। धर्मतंत्र, इस व्यवस्था में किसी धर्म या संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुरूप धर्म या संप्रदाय के अधिकारियों व पुजारियों द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती है। उसके बाद वर्चस्व, किसी व्यक्ति, समूह, संस्था अथवा किसी संसाधनों पर कब्जा व उनके उपयोग को सुनिश्चित करना शक्ति व वर्चस्व है। किंतु एक परिस्थिति यह भी आ सकती है कि विभिन्न शक्ति केंद्रों के बीच वर्चस्व का संघर्ष बढ़ने लगे, तो इस परिस्थिति में यह एक ऐसे केंद्रीय अधिकार व नियम की आवश्यकता होगी तो सभी पर नियंत्रण कर सके। यही नियंत्रक शक्ति सत्ता के रूप में पहचानी जाती है। पुनः यदि वर्चस्व एवं प्रतिरोध की बात करें तो वर्चस्व को थोड़ी और गहराई से समझना होगा। व्यक्ति के अंदर भिन्नता के रूप में कोई न कोई शक्ति निहित होती है। यही शक्ति जब अंतर्मुखी हृदय से निःसृत होकर बाह्य परिवेश में प्रकट होकर संसाधनों आदि का प्रयोग करने में सुनिश्चित व सुदृढ़ रूप से सक्षम होने लगे तो इसे ही वर्चस्व कहा जाने लगता है। वर्चस्व द्वारा शासक वर्ग उन वर्गों की सहमति हासिल करता है जिस पर उसे प्रभुत्व कायम रखना है।
शिक्षा और जनसंचार माध्यम इसमें मदद करते हैं। उन्हें विचारधारात्मक राजतंत्र की भी संज्ञा दी जा सकती है। प्रतिरोध। प्रतिरोध का सीधा सीधा अर्थ है विरोध। यह विरोध व्यवस्था से, अपने से अधिक ताकतवर से, समाज से, धर्म से, जाति से या अन्य किसी से भी हो सकता है, अर्थात जब इनके ऊपर वर्णित संगठनों से आरामती हो तो उसका विरोध होगा या उसके प्रति प्रतिरोध होगा। अतः यह भी स्पष्ट है कि प्रतिरोध असंगत, अन्यायिक, अनैतिक एवं असंवैधानिक के विरुद्ध ही होगा। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि हर जगह ऐसा ही हो, अर्थात प्रतिरोध न्याय व संगत के विरुद्ध भी हो सकता है, लेकिन ऐसा प्रतिरोध सकारात्मक कम और नकारात्मक अधिक होता है, क्योंकि लोकतंत्र या किसी व्यवस्था में उस व्यवस्था के साथ एवं विचारधारा के साथ 100% सहमति या असहमति संभव नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता का मूल आधार वर्चस्व ही है, जो कि सैद्धांतिक रूप से जनता में ही निहित रहती है। इस शक्ति का वास्तविक उपयोग सत्ता अर्थात राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस सत्ता का उपयोग लोक कल्याण, नागरिक उत्थान, संसाधनों के समुचित वितरण व सामान्य जीवन स्तर को ऊंचा बनाने के लिए किया जा सकता है। परंतु जब सत्ता लोक कल्याण के कार्यक्रमों से विमुख होकर वर्चस्ववादी ताकतों को तुष्ट व पुष्ट करने में लीन हो जाती है, तब एक बड़े वर्ग तक मूलभूत संसाधनों की पहुंच प्रमुख उद्देश्य नहीं रह जाता। ऐसे में सुविधाओं से वंचित समूह के अंदर प्रतिरोध जन्म लेने लगता है। प्रतिरोध विरोध की अभिव्यक्ति है। प्रतिरोध के निम्नलिखित प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला, संसाधनों का असमान वितरण। दूसरा, बिना लोक इच्छा के संसाधनों पर एकाधिकार। सामाजिक विषमता, सामान्य लोगों का शोषण, निम्न जीवन स्तर, आर्थिक आधार पर समाज में बढ़ती खाई इत्यादि। तो ये सारी चीजें जो है समाज में सत्ता, वर्चस्व तथा प्रतिरोध की अवधारणात्मक समझ थी। इसके प्रकार और कारक तथा प्रभावों की चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में समता, समानता, समावेशीकरण व सामाजिक न्याय की अवधारणा, आवश्यकता एवं उन्हें हासिल करने में अवरोधों का वर्णन करें। समाज में समता, समानता तथा समावेशीकरण व सामाजिक न्याय की अवधारणा, आवश्यकता एवं उन्हें हासिल करने में अवरोधों का वर्णन करें। समता व समानता। समता लोकतंत्र रूपी दर्शन का एक मजबूत आधार स्तंभ है, जिसके अनुरूप राज्य का लक्ष्य समाज में व्याप्त सभी प्रकार की गैर बराबरी को समाप्त करना है। गरीब और अमीर, शिक्षित और अशिक्षित, सुविधा संपन्न और सुविधा विहीन, शक्ति संपन्न और शक्ति विहीन, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग आदि सभी विभेद बगैर बराबरी की खामियों को पाट कर एक समता मूलक समाज की स्थापना एक लोकतांत्रिक राज्य का प्रधान लक्ष्य है। समता एक आदर्श व्यवस्था है, एक दर्शन है जिसकी प्राप्ति का साधन समानता है। समानता समता की स्थापना के भाव से किया गया व्यवहार है। समता साध्य है और असमानता साधन। समता साध्य है और समानता साधन। एक लोकतांत्रिक राज्य में समानता का अर्थ है उसके सभी नागरिक एक समान हैं, किसी भी नागरिक के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार न हो, उसे समान रूप से विकास के अवसर प्राप्त हो। धीरे धीरे यह समझा और स्वीकार किया जाने लगा है कि समानता का मतलब यह होना चाहिए कि समाज में कोई भी इतना गरीब न हो कि उसके पास बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन न हो और मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए उसे प्राथमिक अवसर सुलभ न हो। रूसो के शब्दों में कहें तो समानता से हमारा मतलब यह नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल बराबरी की सत्ता और धन प्राप्त होना चाहिए, बल्कि उसका मतलब यह होना चाहिए कि कोई भी नागरिक इतना धनवान न हो कि वह दूसरे को खरीद ले और किसी नागरिक को इतना निर्धन न होना चाहिए कि वह बिकने के लिए मजबूर हो जाए।
अब सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय एक विचार के रूप में सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान बनाने के आग्रह पर आधारित है। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास इतने न्यूनतम संसाधन होने चाहिए कि वे उत्तम जीवन की अपनी संकल्पना को धरती पर उतार पाए। विकसित हो या विकासशील, दोनों ही तरह के देशों में राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में सामाजिक न्याय की इस व्यवस्था को उससे जुड़ी अभिव्यक्तियों का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। सामाजिक न्याय राज्य द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। सामाजिक न्याय का संबंध सिर्फ किसी विधिक मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर प्राप्त न्याय मात्र से नहीं है। यह उससे कहीं आगे एक व्यक्ति या समुदाय, चाहे वह हाशिए पर ही क्यों न जी रहा हो, उसके मूलभूत अधिकारों के संरक्षण, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसे सम्मानपूर्वक जीवन जीने की दशाओं को विकसित करने से भी सामाजिक न्याय का संबंध है। सामाजिक न्याय संसाधनों पर सबके हक को पोषित करता है तथा उन संसाधनों का सभी के लिए सदुपयोग कर सबके विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का पक्षधर है। समावेशीकरण। समावेशीकरण किसी व्यवस्था की एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें उसके विकास की बयार से समाज का कोई भी वर्ग, समुदाय या व्यक्ति अछूता ना हो। इसमें विकास की मुख्य धारा से सभी वर्गों, समुदायों व व्यक्तियों को जोड़े जाने की व्यवस्था की जाती है। समावेशीकरण लोकतंत्र का मूल चरित्र है। समावेशीकरण का लक्ष्य है समतामूलक समाज की स्थापना। समावेशीकरण में किसी समाज के हाशिए पर जी रहे अंतिम व्यक्ति की बेहतरी भी शामिल होती है। समावेशीकरण का दायित्व सभी नागरिकों का विकास है, चाहे वह शहर का हो या गांव का, अमीर हो या गरीब, अगड़ा हो या पिछड़ा, शिक्षित हो या अशिक्षित, आस्तिक और नास्तिक, सभी के प्रति समान भाव रखते हुए सभी की बेहतरी के लिए निरंतर कार्य करना ही समावेशीकरण का उद्देश्य है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक अशक्त या विकलांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक समान छात्र एक अशक्त या विकलांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। इन सब की प्राप्ति में निम्नलिखित अवरोध है: वर्चस्ववादी ताकतें, सत्ता के विविध केंद्र, क्षेत्र, भाषा, जाति, वर्ग, लिंग, संप्रदाय, रहन सहन, खान पान आदि तमाम आधारों पर विभेदकारी ताकतों द्वारा समाज में पैदा की गई खाई, गैर बराबरी को पोषित करने वाली कोई भी व्यवस्था और शिक्षा आदि। तो ये सारी चीज़ें जो है ये थी समाज में समता, समानता, समावेशीकरण व सामाजिक न्याय की अवधारणा के अंतर्गत।